Hello viewers and welcome to my channel LSP Learning Point। NCERT क्लास 6 चैप्टर की सीरीज हमने शुरू कर रखी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरंभिक नगर चैप्टर नंबर 4। तो देखते हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास किसी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूथा घर कहा करते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आगे देखते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा जो कि पौराणिक नगर है, जो सभ्यता उससे लगभग 5000 साल पहले विकसित हुई थी। हड़प्पा वही है। तो हड़प्पा की सभ्यता लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई। तो हड़प्पा की कहानी आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे, तो वो नोट्स में ज़रूर लिखने चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि पेपर के लिए जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर ज़रूर नोट करवाए जाएंगे और उनको ध्यान से देखें। तो हड़प्पा की कहानी में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पड़ती है? आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। तो ये चीज़ें ये नोट करने वाली चीज़ है कि हड़प्पा सभ्यता का के जो अंश मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं वहाँ से, उनसे ऐसा पता चला है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें थी वो लगभग कितने साल पुरानी थी? 4700 साल पहले की पुरानी थी। और उससे पता चला कि इन शहरों का निर्माण, जहाँ पर ये इमारतें मिली हैं, उनका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आगे देखते हैं। इन नगरों की क्या विशेषताएं थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। 2 हिस्सों में इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? ये ध्यान से, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखने की चीज़ें हैं कि इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इनका विभाजन किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन यह निचले इलाके में था। तो जो पश्चिमी हिस्सा होता था वो क्या था? छोटा था और ऊंचाई पर बना होता था। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था और यह निचले इलाके में होता था। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। ये नोट करने वाली बात है कि ऊंचाई वाला पश्चिमी भाग जो होता था छोटा लेकिन ऊंचाई पर होता था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो निचले इलाके में पड़ता था। और ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को क्या कहा? निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। इतनी मतलब क्वालिटी थी ईंटों में कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी मिली। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई यानी उनको खड़ा चिनाई यानी जैसे उनको चिना जाता था, इमारत बनाई जाती थी लगाकर ईंटों को, कि जिससे उनकी दीवारें खूब मजबूत रही। यानी उनकी जो बनावट की गई थी मिस्त्री वगैरह द्वारा, वो इतनी अच्छी तरह से की गई थी कि वो दीवार मजबूत रही।
कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में कुछ खास तालाब भी बनाया गया था वहाँ, और विशेष तालाब भी मिले हैं, जिससे उन के नगरों का जो निर्माण था उनकी विशेषताओं का पता चलता है। जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, यानी बड़े स्नानागार मिले हैं, तालाब मिले हैं, जिनको पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया, महान स्नानागार का नाम दिया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। दो प्लास्टर आज किया जाता है ईंटों के ऊपर मजबूती देने के लिए इमारतों को। उसी तालाब को बनाने में पहले ईंट और प्लास्टर का उपयोग यानी 5000 लगभग 5000 साल पहले जो सभ्यता थे तब किया जाता था, जिस प्लास्टर का इस्तेमाल आज किया जाता है भवन निर्माण में। तो इतनी पुरानी चीज़ें हैं ये सारी। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी, यानी इतनी मजबूती दी जाती थी उनको उस चीज़ को। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। सरोवर क्या था, पक्का था, ईंटों से बनाया जाता था, उस पर प्लास्टर होता था और उसके ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी विशिष्ट कोई अवसर होता था तो वहाँ पर स्नान किया करते थे। इस मतलब इतना विशाल जो तालाब था उसको इतनी मजबूती के साथ, इतनी सुंदरता के साथ उसको बनाया गया था। आगे देखते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ कालीबंगा और लोथल जैसे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, जहाँ पर चीज़ों को सुरक्षित रखने के बड़े बड़े गोदाम जैसे भंडार गृह बनाए गए थे। तो वो कहाँ पर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में। और कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। इस मैप के द्वारा देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ये देखिए, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी दिखाई दे रही है, ये झेलम नदी है इसके नीचे, ये चिनाब है, ये रावी है, और यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता है। ये कालीबंगा है और ये राखीगढ़ी कालीबंगा राजस्थान में पड़ती है, और ये सारे चनुदड़ो, धोलावीरा ये गुजरात में पड़ते हैं। सिंध नदी और ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये नगर है जो आरंभिक नगर थे, अब ये वर्तमान में जो स्थान है वो यहाँ पर अभी बताए हैं मैंने। तो ये जो सिंधु नदी है, यहाँ से मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ पूछा जाए एग्जाम में तो क्या होता है, मर्तकों का टीला। तो इस मैप से ये बातें अच्छी तरह से समझी जा सकती हैं, इनको इन पॉइंट्स को नोट किया जाना चाहिए। ये देखिए, ये है महान स्नानागार जिसके बारे में ऊपर बताया गया। दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, इसको पक्का बनाया गया है, प्लास्टर किया गया चारों, और ये उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। दोनों तरफ इस तरफ भी सीढ़ियाँ हैं, इस तरफ भी सीढ़ियाँ हैं। तो ये इसकी विशेषता थी, और यहाँ पर इसकी सुरक्षा और इसका निर्माण इस तरह से किया गया था ताकि, यानी इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे बड़े अवसरों पर यहाँ लोगों के स्नान करने की व्यवस्था की जाती थी। तो इतनी विकसित सभ्यता थी वो, इतने साल पहले, लगभग 5,00,000 साल पहले। तो देखते हैं भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर कैसे होते थे, 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अब जैसे घरों का निर्माण किया जाता था, जैसे एक ही आंगन हो गया और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, जिसको हवेली टाइप कहा जा सकता है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी जो स्नान घर थे अधिकांश घरों में अलग भी बनाए जाते थे, और कुछ घरों में अंदर ही कुएं भी होते थे। ये उनके नगरों की विशेषताएं हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ नगरों में ढके हुए नाले भी मिले हैं, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो जो नाले बनाए जाते थे इन्हें सावधानी सीधी लाइन में बनाया जाता था ताकि
हर नाली में हल्की ढलान होती ताकि पानी आसानी से नालों में जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और पूछा जाता है क्योंकि वहाँ की जो नगर व्यवस्था थी, जो पानी की व्यवस्था थी, वो एक विशेष व्यवस्था थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब देखते हैं आगे। यहाँ प्रमाणित घरों, पिछले अध्याय वर्णित घरों में कुछ अंतर दिखाई देता, कोई दो अंतर बताओ, ये पूछा गया है। यहाँ का नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक होते थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, मूल्यवान पत्थर और अन्य चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज पर भी लिखते होंगे। तो नगरीय जीवन ऐसा था कि जो शासक होते थे, ऐसा हो सकता है कि वो लोगों को दूर भेजकर वहां से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज अपने लिए मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके भी एक तरह के पत्थर होते हैं तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे, अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है जो वहां से चीजें मिली उनसे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे। यानी इन सारी बातों से पता चलता है कि वहाँ का जो नगर या जीवन था वो कितना विकसित था। ये सारी उनके नगरीय जीवन की जो झलक है यहाँ से मिल जाती है। आगे देखते हैं नगर और नए शिल्प। आओ अब ऐसी चीजों के अध्ययन के बारे में इनका अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीजें यहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं के में मनके, बाट और फलक हैं। बाट होता है जिससे पहले मापन किया जाता था, किसी चीज को तोला जाता था, उसका वजन किया जाता था, उन्हें बाट कहा जाता है। तो ये वहाँ की आकर्षक वस्तुएं हैं जो वहाँ पर मिली हैं। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देते हैं। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में कि कितने साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। आगे देखते हैं इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विशेषज्ञ किसे कहा जाता है। यानी इनमें से जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण, यानी किसी व्यक्ति में जब कुछ खास कोई खास ट्रेनिंग लेते हैं किस चीज के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विशेषज्ञ। यानी उस चीज के विशेषज्ञ वो मान लिए जाते हैं। मान लो कोई घर बनाता है तो घर बनाने का विशेषज्ञ हो जाता है। कोई लकड़ी की चीज बनाता है तो उसका प्रशिक्षण अगर उसने लिया है तो उसका विशेषज्ञ हो जाता है। तो इसी प्रकार
जो व्यक्ति जिस चीज की को बनाने का प्रशिक्षण ले लेता है उस चीज का वो विशेषज्ञ बन जाता है। जैसे पत्थर को तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, ये सारी चीजें इनके विशेषज्ञ होते थे। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, किसी विशेष मूर्तिकार का काम ही हो सकता है। यानी किसी चीज को अगर कोई सफल प्रशिक्षक कोई विशेषज्ञ है मूर्ति बनाने का, तो वही उसको ठीक ढंग से उकेर सकता है, चाहे लकड़ी पर और चाहे पत्थर पर। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों पर प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। दक्ष का मतलब होता है कुशल। दक्ष का मतलब होता है कुशल, और जिसको क्या कहते हैं, प्रवीण भी कहते हैं। यानी किसी चीज में कुशलता हासिल होती है जो वो उसका प्रवीण भी बोला जा सकता है इसको। फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उसकी वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब आगे देखते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी ये चीजें, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ये पदार्थों का आयात किया जाता था, यानी दूसरी जगह से उनको मंगवाया जाता था। और ये भी जरूरी पॉइंट है कि कच्चा माल किसे कहते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिले या फिर किसान या पशुपालक उन द्वारा उनका उत्पादन किया जाता है। जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कच्चे माल में पूछा जा सकता है, ये चीज़ें दे दी जाएंगी क्वेश्चन में, ऑप्शन में, और पूछ लिया जाएगा कच्चा माल इनमें से किसको कहा जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कच्चा माल किनको कहा जाता है और नीचे ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आगे देखते हैं नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। भोजन कैसा होता था उनका। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। यानी जो गांव में रहते थे लोग, वो अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे, क्योंकि वो गांव में रहते थे, खेती करते थे। किसान, चरवाहे कौन, जो पशुओं को चराते हैं, उनका दूध वगैरह निकालते हैं। तो जो किसान थे वो अनाज उगाते थे, चरवाहे पशुओं की देखभाल करके दूध आदि का इंतजाम करते थे। तो जो गांव में ये चरवाहे और किसान करते थे, यही उन नगरीय लोगों को, यानी शहर के लोगों को, शासकों को, लेखकों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे, कैसे, किन फसलों का उपयोग करते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे। तो कौन सी उगाते थे, गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, ये सारी चीजें वहां पर उगाई जाती थी। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने जरूर मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा, यानी पानी को इकट्ठा किया होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि अत्यंत विकसित सभ्यता वहां पर मिली है।
हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। यानी हड़प्पा के लोग कौन कौन से पालतू पशु रखते थे? गायें, भैंस, भेड़ और बकरियां। ये सारी चीजें ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वो रखते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह भी होते थे जहाँ पशुओं को चराते थे, चरागाह उसको कहते हैं। लेकिन कुछ जब सूखे महीने होते थे, यानी जब बारिश का मौसम नहीं होता था, तो उन पालतू जानवरों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक भी ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। यानी ये वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है कि कैसे पशु रखते थे, कैसे चरागाह होते थे, कहाँ पशुओं को चराते थे, क्या वो खाने के लिए इकट्ठा करते थे, क्या संग्रह करते थे भोजन का, कौन से भोजन का, कौन से फल का, और क्या करते थे, हिरण का शिकार करते थे और मछलियां भी पकड़ते थे खाने के लिए। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण जब किया गया तो वहां पर क्या मिला? कच्छ के इलाके में खादिर, खादिर होता है जहाँ रेत वाला खेत होता है, खादिर बेत के किनारे, ये कोई जगह का नाम है, धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहाँ धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। यानी धोलावीरा नगर को ही 3 भागों में बांट दिया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। वह एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। आगे है यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। मुद्रांकन या मुहरबंदी, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक से अधिक दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की चाप को मोहरबंदी कहते हैं। ये पॉइंट भी जरूरी है कि मोहरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है और थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर कैसे, मतलब बंद किया जाता था। बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उनको पर मोहर लगाई जाती थी। और मोहर की छाप को क्या कहा जाता था? मोहरबंदी कहा जाता था। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि मोहरबंदी किसे कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना चाहिए। संभव सभ्यता के अंत का रहस्य क्या मिलता है? कैसे अंत हुआ होगा इस सभ्यता का? तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया, यानी छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का उपयोग काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने शुरू हो गए, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यानी 3900 साल पहले इन सारी बातों का प्रमाण मिला है जो इस ऊपर वाले लाइनों में पढ़ा गया है। आगे देखते हैं यह सब क्यों हुआ। कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास खाने वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो सकता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है इसका शासकों का यानी राजाओं का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे।
इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आगे के अध्यायों में पढ़ा जाएगा। लगभग 5000 साल पहले ऐसा बताया गया है, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर रेगिस्तान है। एटलस में ऐसा बताया गया है कि लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिरामिड किन्हें कहा जाता है, ये पॉइंट जरूरी है। आगे देखते हैं, राजाओं के मरने पर उनके शवों और इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। यानी जब राजाओं को दफनाया जाता था, उनके बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे जिन्हें पिरामिड का नाम दिया गया, और राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। अब ये भी जरूरी पॉइंट है कि इनको क्या कहा जाता है, मम्मी कहा जाता है। और ये कहाँ पर मिलते हैं, मिस्र में मिलते हैं। पिरामिड कहाँ पर मिलते हैं, मिस्र में मिलते हैं। उनके शवों के साथ उनके चीजें दफनाई जाती थी। उनके खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया की ताश में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाए। यानी अगर वर्ल्ड का इतिहास देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो मिस्र है वहाँ पर जब दफनाने की जो प्रक्रिया थी, इसमें उस परंपरा में, उस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो कल्पना करो में लिखा है कि तुम ये 4000 साल पहले लोथन से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो, या बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। ये सारी बातें इसमें पूछी गई हैं। तो ये चैप्टर था आज का। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो तिथियाँ दी गई हैं वो सारी याद रखने या नोट करने लायक है। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब शुरू हुई थी, 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ था, लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी, लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास कब हुआ था, 2500 साल पहले। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर देखते हैं उपयोगी शब्द जो हमने देखे, नगर, नगर नगर दुर्ग किन्हें कहा जाता है, वो भी जरूरी पॉइंट है, उसको याद रखना चाहिए। शासक यानी राजा कौन होते थे, लिपिक जो कि मोहरों आदि पर खुदाई का काम करते थे, मुहर जो मिली है, शिल्पकार जो लकड़ी आदि पर या लकड़ी आदि पर नक्काशी का काम करते थे। धातु विशेषज्ञ क्या होते हैं, जो किसी चीज़ में पारंगत होते हैं, किसी चीज़ को बनाने का, करने का प्रशिक्षण जिनको मिला होता है, किसी चीज़ के विशेषज्ञ विशेष होते हैं जो उनको विशेषज्ञ कहा जाता है, जिनको किसी खास चीज़ में प्रशिक्षण मिला होता है। कच्चा माल जो तैयार माल करने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। हल कैसा मिला है, बच्चों के खिलौने के रूप में हल मिला है। और सिंचाई, ये सारे यहाँ पर उपयोगी शब्द थे। तो ये था आज का चैप्टर। आशा है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सहित ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एनसीईआरटी क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ क्यूरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है एसपी लर्निंग पॉइंट। तो थैंक यू वंस अगेन।